नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है दहेज वाली दुल्हन का धमाल। नीलम की नई नई शादी हुई थी। वो अपने साथ ज़्यादा दहेज लेकर नहीं आई थी, क्योंकि उसका पति पवन दहेज के सख्त खिलाफ था। उसके तरफ से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई थी, पर सास कावेरी जी को दहेज तो भर भर कर चाहिए थी। उनका अपना एक रुतबा था, उनकी हाई फाई सोसाइटी थी। पर शादी होने से पहले कावेरी जी ने कहा था कि हमें नीलम बिटिया 2 जोड़ी कपड़ों में ही चाहिए, हमारा कोई डिमांड नहीं है। उन्होंने सोचा था नीलम के पिताजी की 3 बेटियां हैं, तो अपना जायदाद अपनी बेटियों को ही देंगे। दहेज बिना मांगे ही मिल जाएगा, तो मुंह खोलने की क्या जरूरत है। पर जब शादी का दिन आया तो नीलम के पिताजी अपनी बेटी को सच में 2 जोड़ी सिर्फ कपड़ों में ही और 1-2 सामान देकर विदा कर दिया। इससे कावेरी जी अपनी बहू से बिल्कुल खुश नहीं थी। शादी तो संपन्न हो गई, पर कावेरी जी का हर समय मुंह फुला रहता था। नीलम का अपने ससुराल में पहला कदम रखते ही उसकी आंखें चौधिया गईं। कितना शानदार उसका ससुराल था। इतना बड़ा हॉल, उसमें रखे बड़े बड़े स्टैचू, जो कि उसने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। सासू माँ का इतना बड़ा कमरा, इतनी बड़ी बड़ी अलमारियाँ, विदेशी फर्नीचर, आलीशान सोफे, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। नीलम मन ही मन बहुत खुश हुई। मेरे तो नसीब खुल गए, मुझे इतना अच्छा पैसे वाला ससुराल मिला है। हर एक काम के लिए नौकर चाकर आगे पीछे घूमते रहते हैं। सारे रस्म रिवाज निभाने के बाद उसे उसके कमरे में जिठानी मीना ले गई। उसे बहुत शर्म आ रही थी। इस पल का बहुत बेसब्री से इंतजार था। वह घूंघट किए पलंग पर बैठी अपने पति पवन का इंतजार कर रही थी। तभी उसे अचानक बहुत गर्मी का एहसास होने लगा, तो उसे लगा चलकर एसी की स्पीड बढ़ा देती हूँ। घूंघट उठाकर अपने कमरे के चारों तरफ देखा तो उसकी आंखें दंग रह गई। यह क्या! उसके कमरे की दीवारों पर कोई पेंट नहीं है, दीवारों पर चूना हुआ है, वहाँ की भी परतें निकल रही हैं, कहीं कहीं से सीलन है। कमरे की छत से पानी टपक रहा है। कहीं वह कोई सपना तो नहीं देख रही है। और पंखा भी बहुत धीमा चल रहा है। एसी भी नहीं है। दीवारों पर कोने कोने में मकड़ी के जाले लटक रहे हैं। लाइट भी एकदम छोटी सी टिमटिमा रही थी। उसे लगा जैसे वह राजमहल से निकलकर किसी गरीब खाने में आ गई है। इस घर में नई बहू का स्वागत सत्कार ऐसे किया जाता है। वह सोच में पड़ गई। थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। नीलम ने नजरें उठाकर देखा तो उसका पति पवन खड़ा था। उसके मन में न जाने कितने सवाल उठ खड़े हुए। पवन से बहुत कुछ पूछना चाहती थी। पवन ही बोल पड़ा, क्या हुआ? इस कमरे को देखकर तुम बहुत आश्चर्य हो कि तुम्हारा कमरा ऐसा है क्यों? इसका जवाब तुम्हें कुछ दिन में मिल जाएगा। कहते हुए वह पलंग पर जाकर लेट गया। थकान ज़्यादा होने की वजह से दोनों सो गए। सुबह हुई तो उसकी सास कावेरी जी आई और बोली, बहू, सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर कमरे में भेज देना, यह अब से तुम्हारी ड्यूटी है। उसे फिर एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसने सोचा था ससुराल में सबसे पहले बहू की मुंह दिखाई की रस्म होगी और वह सबको शगुन के लिफाफे देगी जो उसके पिता ने दिया था। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे किचन में काम करना पड़ रहा था। पर वह बहुत हैरान हुई। घर में नौकर चाकर सब खाली घूम रहे थे, फिर भी उसे किचन में इतनी गर्मी में काम करना पड़ रहा था। जबकि जेठानी कोई काम नहीं करती थी, सारा दिन बस किटी पार्टी या फिर फ़ोन में लगी रहती थी। खैर, नई नवेली दुल्हन किससे क्या बोलती। संकोचवश वह चाय लेकर सासू माँ के कमरे में गई, अपने पति पवन को दिया, फिर जेठ जेठानी के कमरे में पहुंची तो जो नज़ारा देखा उससे उसके पैर ठिठक गए। वह चारों तरफ नजरें घुमा घुमा कर देखने लगी। बड़ी जेठानी जी का कमरा बहुत लैविश, आलीशान, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एकदम राजा महाराजाओं जैसे कमरे थे। यह सब देखकर उसे बहुत दुख हुआ कि माँ जी
अपने दोनों बहुओं में भेदभाव करती हैं? पवन जी उनके सगे बेटे नहीं है क्या? ऐसी कोई सगी माँ भला कैसे कर सकती है? बड़ी बहू को इतना अच्छा कमरा और छोटी बहू को स्टोर रूम जैसा कमरा। और पवन जी भी कैसे बेटे हैं कि उन्होंने इसका विरोध भी नहीं किया। वह कुछ नहीं बोले, जबकि इस घर में कमरों की कोई कमी नहीं है। खैर वह हॉल में बैठकर चाय की चुस्कियाँ ले रही थी। फिर धीरे से हिम्मत करके नीलम बोली, माँ जी, जेठानी जी के कमरे का इंटीरियर बहुत अच्छा हुआ है। दीवारों का कलर, वो बड़े बड़े झूमर, नई नई अलमारी, राउंड पलंग, सब बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे कमरे में भी थोड़ा इंटीरियर करवाया जा सकता था ना। एसी है, न ढंग की लाइटें हैं। नीलम ने बड़े संकोच से अपनी सास कावेरी देवी, जो उस वक्त चेहरे पर फेशियल पैक लगाए हुए बैठी थी, फ़ोन चला रही थी, अचानक घूर कर बोली, और यह क्या माँ जी? माँ जी लगा रखा है। मुझे यह गवारों वाला भाषा बिल्कुल नहीं पसंद है। आज से मॉम बोलोगी मुझे। बहू, पहले अपने गिरबान में झाँक। तेरी जेठानी 20 लाख का दहेज लेकर आई थी। उसके बाप ने एसी, एलसीडी, 4 तोले के गहने और 5 सूटकेस सामान भेजा था। तेरी ननद को भी मैंने भारी चेन दिया था। फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठकर विदा किया था उसके पिता ने। बेचारी मेरी बेटी पायल पहली बार इस घर से नाखुश होकर गई है। घर भी नहीं आई। तेरी शादी के बाद तेरे पिता ने एक ठेला भी नहीं दिया। ऐसे भिखारियों जैसी शादी मैंने कहीं ना देखी। बड़ी बदनामी हुई हमारी। तू क्या लाई? 2 जोड़ी कपड़े और टूटा फ्रिज। नीलम को जैसे किसी ने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया हो। उसका सर नीचा हो गया। फिर भी वह बोली, माँ जी, पर आप लोग तो बोले थे हमें लड़की चाहिए, न कि दहेज। आपकी दहेज की तो कोई डिमांड ही नहीं है। तो क्या हुआ, हमने ऐसे ही कह दिया था। पर तेरे पिता का तो कुछ फर्ज है ना। वह तो मेरा बेटा पवन दहेज नहीं लेना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। पर मैं उससे बहुत नाराज हूँ, इसीलिए मैंने उसको ऐसा कमरा दिया। पर उसने उप तक नहीं किया। पर मेरी बेटी का दिल दुखा दिया तुम लोगों ने। जमाई बाबू कितना नाराज थे। शादी छोड़कर बीच रास्ते में ही अपने घर चले गए। तेरे पिता ने उनकी कोई खातिरदारी नहीं की। मैं तुझे खुश कैसे रखूंगी इस घर में? तेरे जैसे लोगों के लिए तो स्टोर रूम ही बहुत है। इंटीरियर का शौक है तो जा अपने बाप से 20 लाख रुपए मांग कर ले आ। फिर तेरे लिए भी रंगीन पर्दे, एसी और मॉड्यूलर अलमारी बनवा दूंगी। एक बड़ा एलसीडी लगवा दूंगी, वरना चुपचाप वहीं कोने में पड़ी रहे। जैसी तेरी औकात है वैसा ही तुझे कमरा मिला है। और हाँ, यह मत सोचना इतने सारे नौकर देखकर तेरी आंखें चकाचौंध हो गई होंगी कि तुझे काम नहीं करने पड़ेंगे। नहीं, तुझे सबके लिए सुबह चाय, पानी और नाश्ता खाना सब बनाना पड़ेगा। कुक की मैंने आज से छुट्टी कर दी है। एक तो दहेज नहीं लाई, तो हम अपना पैसा क्यों बर्बाद करें तुझ पर? सास का ताना नीलम की आत्मा को छलनी कर दिया। वह अंदर से बहुत दुखी हुई। फिर नाश्ता बनाने किचन में जाने लगी तो कावेरी जी ने टोक दिया, बहू, हमारे घर में कोई ऐसा घास फूस नहीं बनता। सबकी अलग अलग फरमाइश होती हैं, तो सबके कमरे में जाकर पूछ लो। और हाँ, मेरे लिए हॉट स्वीट कॉर्न सूप और बॉयल एग होना चाहिए। आज शाम को मेरी खास सहेलियाँ किटी के लिए आएंगी, तो तुम सारी तैयारी कर लेना। सारा इंतजाम अच्छे से करना, कहीं कोई कमी ना रहे। और तुझे कुछ समझ में नहीं आता तो अपनी जेठानी से पूछ लेना, पर कहीं मुझे कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए। अब किसी चीज़ में कोई कमी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। स्टार्टर में क्रिस्पी बेबी कॉर्न, चिली पनीर और मेन कोर्स में दाल मखनी, लच्छे पराठे, नान, पनीर की सब्जियां और डेजर्ट में खीर, रसगुल्ला सब बन जाना चाहिए। यह सब हो जाएगा ना? हाँ माँ जी, मुझे कुकिंग अच्छे से आती है। और सुन, गवारों जैसी 5 मीटर की साड़ी में लिपटे हुए मत आना। जाकर कोई अच्छी सी मॉडर्न ड्रेस पहन लो। पर मम्मी जी, मेरे पापा ने तो कोई मॉडर्न ड्रेस नहीं दी। तू क्या लेकर आई है? जा अपनी जेठानी से ही मांग ले। मम्मी जी, माफ़ कीजिएगा, मेरे पास जो है
मैं उसी में खुश हूँ और मुझे यह साड़ी पहनना ही पसंद है। दरअसल नीलम एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, पढ़ी लिखी, सलीकेदार और आत्मनिर्भर सोच रखने वाली। शादी के लिए उसने कभी दहेज का समर्थन नहीं किया। उसके माता पिता ने जितना बन सका उतना दिया, पर कभी दिखावा नहीं किया। उसके माता पिता की 3 बेटियां थीं। नीलम सबसे बड़ी थी। आर्थिक स्थिति उनकी ठीक ठाक थी। उनकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी, तो सारे पैसे उन्हीं की दवाइयों में खर्च हो जाते थे, कुछ बचता नहीं था। और जो थोड़ा बहुत सेविंग होती थी, उन पैसों से अपने दोनों बेटियों की पढ़ाई और स्कूल कॉलेज की फीस भर दिया करते थे। नीलम का ग्रेजुएशन ही कंप्लीट हुआ था और फिर पवन के घर से रिश्ते की बात आते ही राम किशन जी शादी के लिए हाँ कर दिया। इतने रईस खानदान का रिश्ता ठुकरा कर वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते थे। पर दोस्तों, कहावत है ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। ठीक ऐसा नीलम के साथ हुआ। पैसों की कोई कमी नहीं थी उसके ससुराल में, फिर भी वह लोग दहेज के बहुत बड़े लोभी थे। कावेरी जी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अभय और दूसरा बेटा पवन। एक बेटी पायल थी। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। दोनों बेटों ने पिता का कारोबार संभाला था। उनका बहुत बड़ा कपड़े का शोरूम था। बेटे बिजनेस संभालते थे, पर पैसे का लेन देन हिसाब किताब कावेरी जी अपने हाथों में ही रखी थी। शादी के पहले दिन से ही नीलम को एहसास हो गया, इस घर में दहेज के आधार पर बहुओं का इज्जत तौला जाता है। जितना ज़्यादा दहेज उतना इज्जत, जितना कम दहेज उतना जिल्लत। उसकी जेठानी मीना को एसी वाला बड़ा कमरा मिला, नौकरानी मिली, किचन में अलग स्पेस मिला और सबकी नज़रों में मान सम्मान। और नीलम को घर का स्टोर रूम वाला कमरा थमाया गया। सीलन भरी दीवारें, एक पुराना पंखा और टूटी हुई अलमारी। सास कावेरी जी का घर में बहुत दबदबा था। वह पैसे अपने कंट्रोल में रखती थी। बिना उनके मर्जी के एक पत्ता भी हिलता नहीं था। मजाल हो कि उनके बेटे कोई सामान खरीद कर अपने मन से बाजार से ले आए। शाम को 6 बजे राम किशन जी अपनी दोनों बेटियों के साथ नीलम के ससुराल पहुँचे। कुछ फल मिठाइयाँ लेकर पग फेरे के रस्म के लिए। नीलम को इतना खाना बनाते हुए देखा तो वह चौंक गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतने बड़े खानदान में जहाँ नौकर चाकर की कोई कमी नहीं है, वहाँ उनकी बेटी किचन के भीषण गर्मी में पसीने बहा रही थी। इतनी लोगों का खाना अकेले बना रही थी, वह भी शादी के पहले दिन। उनकी आंखें आंसुओं से भीग गई। उन्होंने सोचा था इस घर में ब्याह कराएगी तो उनकी बेटी तो राज करेगी, पर उनके सब अरमानों पर पानी फिर गया। नीलम ने जब अपने पिता को देखा तो वह दौड़ते हुए उनके गले लिपट कर खूब तेज तेज से रोने लगी। कावेरी जी अपने कमरे से तेज कदमों से आईं और नीलम को एक साइड ले जाकर कहा, बहू, यह क्या नौटंकी लगा रखा है? अपने पापा को अपने कमरे में बैठा दो। यहाँ मेरी सहेलियाँ आने वाली हैं, यहीं बैठेंगी। पर मम्मी जी, वह कमरा तो स्टोर रूम जैसा। मैं कुछ नहीं जानती, इन्हें यहाँ से ले जाओ। राम किशन जी हाथ जोड़ते हुए बोले, समधन जी, यह कुछ फल मिठाइयाँ लाया हूँ, कहते हुए उनके हाथों में पकड़ाया। कावेरी जी उसको ऐसे ही टेबल पर मुंह बनाते हुए फेंक देती हैं। राम किशन जी को उनका व्यवहार बड़ा अजीब लगा, पर बेटी वाले थे, कुछ कह नहीं सकते थे। फिर समधन जी से हाथ जोड़कर विनती करने लगे, मैं पग फेरे के लिए अपनी बेटी को ले जाना चाहता हूँ। आपसे मेरी बात हुई थी सुबह। हाँ हाँ, पर मैं भूल गई। आज विदाई नहीं हो पाएगी। आज मेरी कुछ खास सहेलियाँ बहू से मिलने आने वाली हैं। आप कल आकर अपनी बेटी को ले जा सकते हैं। नीलम कहती है, पापा आप चलिए मेरे कमरे में बैठिए, मैं चाय पानी वहीं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बिटिया, अब कल मैं आकर तुझे ले जाऊँगा। पापा आप आए हो तो चाय पी कर जाओ ना अपनी बेटी के हाथ से।
चाय नहीं पियोगे पापा? ठीक है, तू कहती है तो मैं चाय पी लेता हूँ। जैसे ही राम किशन जी अपनी बेटी के कमरे में पहुँचे, उनकी आंखें तो फिर से बरस पड़ी। बेटी, यह तेरा कमरा है या तू किसी नौकर के कमरे में ले आई है? नहीं पापा, यह मेरा कमरा है। दोनों छोटी बहनें बोली, नहीं दीदी, तू मजाक कर रही है। कहाँ राजमहल जैसा तेरा घर और कहाँ यह गरीब खाना? यह तेरा कमरा तो हो ही नहीं सकता। इस कमरे से तो अच्छा हम लोग का घर है। क्यों, मुझसे मजाक कर रही हो दीदी? बोलो ना, तुम्हारा कमरा कहाँ है? यहाँ तो ना कोई एसी है, ना कोई टीवी और ना ढंग का पलंग, गद्दे भी नहीं है। नीलम चुप रह जाती है। क्या कहती, उसकी किस्मत में तो यही लिखा था। नीलम ने अपने पिता को सारी बातें रोते हुए बताई, जिसे सुनकर राम किशन जी को बहुत बुरा लगा, पर खुशी भी हुई कि दामाद जी उनकी बेटी के साथ है। बेटी, तू अपनी किस्मत में रो मत। अगर दुनिया तुझे कमज़ोर समझे या कम आके, तो तुझे अपना परचम लहरा के दिखाना पड़ेगा। अपने आप को साबित कर दे। तू किसी से कम नहीं, तू इससे ज़्यादा डिज़र्व करती है। कुछ कर दिखा बिटिया, अपने बाप का नाम रोशन कर। दहेज ही सब कुछ नहीं होता है बेटा। गरीब को हर जगह ताने उलाने मिलते हैं, तू कब तक इनका सुनती सहती रहेगी? मैं अभी घर जा रहा हूँ, पर उसी समय तेरा विदाई कराने आऊँगा, जब तू कोई मुकाम हासिल कर लेगी। पर पापा, माँ, मैं उसको समझा दूंगा, तू उसकी चिंता मत कर। कहते हुए राम किशन जी अपने दोनों बेटियों के साथ घर चले गए। जब नीलम किचन में गई कावेरी देवी की सहेलियों को नाश्ता देने, तो देखा उसके पापा जो फल मिठाई लाए थे वह सब डस्टबिन में फेंके गए थे। नीलम को बहुत गुस्सा आया, फिर भी शांति से पूछने लगी, माँ जी, आपने मेरे पिताजी के लाए फल और मिठाई क्यों फेंक दिए? आपके लिए कोई मोल नहीं है इन सब चीज़ों का? देख कैसे सड़े फल लाया है तेरे पापा। हम क्या ऐसे सड़े हुए फल खाएंगे? और ये मिठाई, तुम्हारे मायके में ऐसी मिठाई खाते होंगे, हमारे यहाँ नहीं। औकात नहीं थी बेटी को देने की तो लेकर ही क्यों आते हैं? इस बार अपने पापा से साफ साफ कह देना कि ऐसी हल्की चीज़ें लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जाओ, मेरी सब सहेलियों को आइसक्रीम सर्व करो। रात को जब पवन दुकान से लौटा तो कावेरी जी ने उसके कान भर दिए। वह गुस्से में नीलम से बोला, क्या जरूरत थी बोलने की माँ से? जानती हो तुम्हारे पापा ने कुछ खास नहीं दिया शादी में। तुम यहाँ कोई रानी बनकर नहीं आई हो। रहना है तो जैसे माँ कहे वैसे ही रहो। तुम मेरी पसंद हो नीलम, इसीलिए आज से मेरे सारे सुख दुख तुम्हारे हैं। तुम कोई माँ से जबान नहीं लड़ाओगी। ठीक है, अभी माँ मेरी गुस्से में है, जैसे ही उनका गुस्सा उतरेगा और तुम्हें बहू की तरह इज्जत मान सम्मान देंगी। पर यह सब कहने की बात थी। नीलम को अब रोज रोज दहेज के ताने मिलते। कोई तीज त्यौहार पर बड़ी जेठानी मीना के घर से अच्छी अच्छी साड़ियाँ फल मेवे आते, तो कावेरी जी के लिए तो वह बहुत इतराती थी और जेठानी भी बहुत भाव खाती थी कि तुमने तो ऐसी कभी कोई चीज़ सपने में भी नहीं देखी होगी। यह सब पैसों का कमाल है। कितना ज़्यादा दहेज उतना इज्जत मान सम्मान ससुराल में मिलता है। अब तुम ही देख लो तुम्हारा हाल। तुम्हारी किस्मत में तो सिर्फ रोना लिखा है। कावेरी जी बड़ी बहू मीना के मायके से जो भी आता अपनी बेटी को भी भेजती रहती। कुछ न कुछ उसका दामाद डिमांड करता रहता, वह हमेशा पूरी करती रहती। कभी लाख, कभी 2 लाख, और नीलम को हमेशा नीचे गिराती रहती। उसके बनाए खाने में कमी निकालना, कभी उसके कपड़े पर ताना, कभी चाल ढाल पर। वह अगर यह बात पवन से कहती तो पवन भी माँ के आगे कुछ न बोल पाता। स्वभाव का सीधा था। वह ससुराल में ऐशो आराम में तो थी, पर ऐशो आराम सुख सुविधा उसके लिए नहीं था। सब उसकी जेठ जेठानी और ननंद के लिए था। वह इतने लोगों के बीच में भी रहकर अकेली थी, छुप छुप कर रोती थी। कोई उसको सहारा देने वाला नहीं था, ना कि कोई उसकी फीलिंग्स और भावनाओं को समझने वाला था। पर एक दिन उसने अपने पापा की कही पुरानी बात याद आ गई।
बेटी, अगर दुनिया तुझे कम समझे तो खुद को साबित करने की कोशिश करना। नीलम ने दृढ़ फैसला किया कि वह बात बात पर आंसू नहीं बहाएगी, अब खुद का नाम बनाएगी। उसने एक लैपटॉप की ज़रूरत थी। उसने पवन से कहा, क्या मुझे एक लैपटॉप मिल सकता है? पवन ने कहा, पैसे सारे माँ के पास होते हैं, वह लैपटॉप क्या मुझे अभी एक पेन भी नहीं देंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता से उनके दामाद की तरह दहेज का डिमांड नहीं करता, इसीलिए वह मुझसे चिढ़ी रहती हैं। हमें 2 वक्त का खाना मिल रहा है ना, यही बड़ी बात है। अगर तुम कहती हो तो मैं माँ से एक बार बात करके देख लेता हूँ। नहीं नहीं, आपकी माँ की मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। अगर मदद करेंगी तो जीवन भर सुनाती रहेंगी, यह मेरे गहने हैं, मेरे पापा ने ज़्यादा नहीं, कुछ 2 सोने के चैन दिए थे, इसी को मैं बेचकर एक लैपटॉप लेना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आज शाम को खरीद कर ले आऊँगा, और जो तुम अपने सपने पूरा करना चाहती हो उसमें मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। नीलम सुबह 5 बजे उठती, पूरे घर का काम करती और फिर ऑनलाइन कोर्स में जुट जाती। डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इंटीरियर डिज़ाइन जो भी सीख सकती थी सीखती रही। कोर्स पूरा होने के बाद फिर उसने एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट लिया, एक बुटीक का इंटीरियर डिज़ाइन तैयार किया। उसके काम क्लाइंट्स को पसंद आ रहे थे। पहली कमाई 5,000 रुपये थी। धीरे धीरे उसे रेफरल मिलने लगे। महीने में 25,000 तक कमाने लगी। अपने हाथों में अपनी कमाई के पैसे को देखकर वह खुशी से रो पड़ी। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। पवन भी उसका साथ देता रहा। उसके कमरे में कोई झांकता तक नहीं था, न कोई नौकर न कोई चाकर। एक दिन कावेरी देवी अपनी बड़ी बहू के मायके गई थी। उसके भाई की शादी थी, तो नीलम ने उस दिन बिना किसी को बताए अपने कमरे का इंटीरियर खुद किया। कमरे में नई लाइट्स लगवाए, वॉलपेपर्स, ग्रीन प्लांट्स और एक छोटा वर्किंग टेबल जिस पर उसका लैपटॉप रखा था। धीरे धीरे कमरे के पलंग, अलमारी सब बदल डाले। नीलम अपने स्टोर रूम को नया लुक देने में जुटी थी। नए पर्दे, वॉलपेपर और एक छोटा सा लैंप लगाकर कमरे को काफ़ी बदल चुकी थी। दीवारें अब सीलन से नहीं, उसकी मेहनत से चमकने लगी थी। एक दिन सेवाराम स्टोर रूम के पास झाड़ू लगा रहा था। अचानक से उसकी नज़र स्टोर रूम में पड़ी। अंदर देखा तो रूम देखकर चौंक गया। उसने कावेरी जी के कान भर दिए। मालकिन, आज आप स्टोर रूम में जाकर देखिए, क्या वहाँ गजब हुआ है। तू क्या कह रहा है सेवाराम? रुक, मैं अभी देखती हूँ। कमरे की झलक देखते ही सासू माँ बौखला गई। अरे वाह, कितना सुंदर कमरा है, यह तो होटल जैसा लग रहा है। सास के चेहरे पर सफ़ेदी पड़ गई। कावेरी जी चुप रहने वाली कहाँ थी। बोली, यह गजब कब हुआ? कैसे इस कमरे का मेकओवर हो गया? किसने इस कमरे का इंटीरियर किया? कब और पैसे कहाँ से आए? नीलम बहू, तेरा कमरा स्टोर रूम जैसा था, एकदम गरीब खाना लगता था। हाँ माँ जी था, लेकिन अब मेरा वर्किंग स्टूडियो है। किसके पैसों से? सास ने तमतमा कर पूछा। अब तुमने मेरे बेटे, मेरे सीधे साधे बेटे पवन को चोरी करना भी सिखा दिया। यह सुनते ही जेठानी भी आ गई। वह भी कमरे को देखकर चौंक गई। माँ जी, जरूर पैसे दुकान से चुराता होगा पवन, तभी तो इसकी सब ख्वाहिशें पूरा करता है। इसीलिए तू इतने दिन तक शांत रही, कुछ बोलती नहीं थी। कावेरी जी बोली, तेरे पिता की दहेज देने की औकात नहीं थी। बोल, यह सब पैसे कहाँ से आए? अपनी मेहनत के पैसों से माँ जी। किसी से दहेज नहीं लिया और ना ही चोरी किया है और ना ही चोरी करवाया है। मैंने आपका 1 रुपये भी नहीं लिया है, बस अपना आज सम्मान बचाया है। कावेरी जी तेज आवाज़ में बोली, ये सब क्या कर रखा है तूने? स्टोर रूम में होटल बना रही है क्यों? ये पैसा कहाँ से आ रहा है? सच सच बता, कोई पहेली मत बूझ। नीलम ने शांति से कहा, माँ जी, ये सब मैं अपनी कमाई से कर रही हूँ। जो मैं
ऑनलाइन काम से कमा रही हूँ। कावेरी जी बोली, अब तू अपनी मनमानी तरीके से घर में काम करेगी? तू जैसी बिना दहेज वाली बहू को हमने घर में जगह दी, वही बहुत है। और अब तू एसी और इतना आलीशान महंगा सजावट करा लिया। पूरे घर में सबसे अच्छा तेरा कमरा लग रहा है। नीलम अब थोड़ा सख्ती से बोली, माँ जी, अगर मैं बिना दहेज के आई हूँ तो क्या मेरा आत्मसम्मान भी नहीं है? दहेज नहीं लाने का मतलब ये नहीं कि मैं इंसान नहीं हूँ। क्या बहू की इज्जत उसकी दहेज से तय होती है? तभी पवन आ गया। माँ, तुम उसे हर समय जलील करती हो। अब बस, अब मैं नहीं सह सकता। वह मेरी बीबी है, उसकी भी इज्जत है इस घर में। उसने अपने बल पर सब कुछ हासिल किया है, मैं उसे नहीं लाकर दिया है, और मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है। वाह बेटा, अब गूंगे को भी जवान आ गई। पवन चुप ही रहा। कावेरी जी गुस्से से बोली, तू मुझसे जवान लड़ाएगी? आजकल तेरी जेठानी की बराबरी करेगी तू? वो तो सोने की चूड़ियाँ लाई थी मेरी बेटी के लिए, और सोने की अंगूठी मेरे दामाद के लिए। तू क्या लाई है जो इतना इतरा रही है? नीलम एक कदम आगे बढ़ाकर आंख में आंख डालकर बोली, मैं चूड़ियाँ नहीं लाई माँ जी, पर अपनी मेहनत और हुनर लेकर आई हूँ। जेठानी की चमचमाती चीज़ें 20 लाख की होंगी, पर मैं जो कुछ भी बना रही हूँ वो मेरी पहचान से है, किसी के पैसों से नहीं। अब बस, मैं चुप नहीं रहूँगी। मुझे अब किसी को साबित नहीं करना है कि मैं किस घर की लायक हूँ। सास कावेरी जी हक्की बक्की रह गई। तू तो जवान लड़ाने लगी है। नीलम बोली, नहीं माँ जी, मैं सिर्फ अपनी जगह लेने आई हूँ, जो मुझे शादी के दिन से ही मिलनी चाहिए थी। आपने मुझे स्टोर रूम दिया था, अब मैं खुद अपना मुकाम बना रही हूँ। आपको चाहे पसंद आए या ना आए, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब मैं सिर्फ बहू नहीं, एक इंसान हूँ, जिसकी इच्छाएं, सपने और आत्मसम्मान भी होते हैं। उस दिन पहली बार कावेरी देवी के पास कहने को कुछ नहीं बचा। नीलम की आंखों में डर नहीं था, दृढ़ता थी। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन नीलम के आज सम्मान की आवाज़ पूरे घर में गूंज चुकी थी। घर में सब नीलम से बहुत खफा थे। कोई इससे बात नहीं करता था, पर नीलम अपनी सारी जिम्मेदारी एक संस्कारी बहू की तरह अच्छे से निभाती थी। फिर कुछ दिन बाद कावेरी जी के दामाद अचानक से किसी काम के सिलसिले में उसी शहर में आए थे, तो कावेरी जी से मिलने उनके घर पहुँचे। वह दामाद की खातिरदारी में लग गई। अरे दामाद जी, बिना बताए अचानक से आ गए? हाँ मम्मी जी, बस ऑफिस के काम से आया था, तो आपसे मिलने भी चला आया। ठीक किया दामाद जी। नीलम बहुत इज्जत से, मान सम्मान के साथ दामाद जी के आवभगत कर रही थी, पर दुर्भाग्य से कावेरी जी के घर की दोनों एसियां खराब हो गई। तो उन्होंने बड़ी बहू मीना से कहा, मीना, तुम आज बाहर हॉल में सो जाओ, और दामाद जी तुम्हारे कमरे में सो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे कमरे की एसी सही है। नहीं मम्मी जी, मुझे एसी के बिना नींद नहीं आती, और वह भी दामाद जी 3-4 दिन रुकेंगे। ना ना, आप कुछ करके एसी बनवाइए, मैं नहीं जानती। पर बहू, अभी तो रात बहुत हो गई है, कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, और तू तो जानती हो, तेरे नंदोई जी को एसी के बिना एक पल भी नींद नहीं आती। अगर कोई खातिरदारी में कमी हो गई तो मेरी बेटी को 100 बातें सुनने को मिलेंगी। नहीं मम्मी जी, वैसे भी यह एसी मैं दहेज में लाई थी, आपने दिया ही क्या है? मेरे मम्मी पापा ने बहुत दहेज दिया था, इसीलिए मैं तो अपना कुछ शेयर नहीं करने वाली। बहू, एक रात की बात है, तुम कैसी बातें कर रही हो? फिर नीलम ने कहा, मम्मी जी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं अपना कमरा सोने के लिए दे सकती हूँ, हम हॉल में सो जाएंगे। नीलम नंदोई जी को अपने कमरे में ले गई। कावेरी देवी मन ही मन सोच रही थी, इस बहू को मैंने इतना जलील किया, अपमान किया, दहेज के लिए ताना दिया, पर नीलम को पैसे का कोई घमंड नहीं है। अपने मुकाम तक अपने बल पर अपना सपना पूरा किया है, और फिर भी मेरी इज्जत की कितनी फिक्र है। उस कमरे में पहुँचते ही दामाद जी को
बड़ा सुकून मिला और वह वहीं सो गए। एक हफ्ते तक नीलम सुबह 5 बजे ही उठ जाती और उनके पसंदीदा खाने की हर चीज़ बनाती। दामाद जी की खूब सेवा की ताकि उन्हें शिकायत का कोई मौका न मिले। और बड़ी जेठानी मीना कभी किटी पार्टी तो कभी सहेलियों के घर शादी में जाती। रात को जानबूझकर लेट से आती। वह कोई मुसीबत अपने सर पर लेना ही नहीं चाहती थी। आराम करने की उसे लत सी लग गई थी। दामाद जी के जाने के बाद कावेरी जी आंखों में आंसू लिए नीलम के कमरे में आई। बहू, हो सके तो अपनी माँ समझकर मुझे माफ़ कर देना। पवन ने सच में अपने लिए कोहिनूर हीरा खोजा था जिसे मैं तराश न पाई। हमेशा दहेज के लालच में तुझे बुरा भला कहा, पर तूने मेरी मान मर्यादा को बचाया। नीलम मुस्कुराई। माँ जी, मैं कोई बदला नहीं लेना चाहती, बस इतना चाहती हूँ अब किसी लड़की की पहचान दहेज से ना हो, उसकी मेहनत और स्वभाव से हो। पवन भी हंसते हुए बोला, सास बहू का भरत मिलाप हो गया हो तो कृपया पत्नी जी अब मायके चलो। आपके मम्मी पापा कई साल से आपका इंतजार कर रहे हैं। कावेरी जी बोली, हाँ बहू, तू जा। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।